फ्रेंड्स, इस एडवांस रूलिंग के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर इनकम दी गई थी उनके बारे में क्या एनालिसिस किया गया है। पहली वीडियोस में हमने देखा जो इंटरेस्ट इनकम आ रही थी टैक्स पेयर को डिफरेंट सोर्सेज से, वो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन एग्जाम्प्ट टर्नओवर को एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो सेकंड हमने देखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी रिसीव कर रहा है या फिर कोई प्रॉफिट रिसीव कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये था कि क्या वो उस पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे शेड्यूल 3 में फॉल करेगा और एग्रीगेट टर्नओवर में इसमें कोई भी रिसिप्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म का और उस पार्टनर के बीच में क्या एग्रीमेंट है, क्या वो एक्टिव पार्टनर एज ए आपका जो एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर और किसी तरीके से वो उस पार्टनरशिप फर्म के साथ एंगेज है। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड एज ए डायरेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये डिस्प्यूटेबल मैटर था जो इससे पहले एडवांस रूलिंग आई थी। तो इस एडवांस रूलिंग के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है कि जो भी कोई भी पर्सन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी मनी रिसीव कर रहा हो, चाहे सैलरी हो या फिर रेम्यूनरेशन, यहाँ पे उस पार्ट को यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। शेड्यूल 3 के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशन के अंदर यहाँ पे रखा गया है। The applicant is in receipt of certain amount termed as salary as director of private limited company. The two responsibility may arise with regard to the instant issue of amount received by the applicant. The first possibility that the applicant is an employee of the said company, यानी कि अगर वो सैलरी रिसीव कर रहा है डायरेक्ट कंपनी से, या तो वो एम्प्लॉय हो सकता है या एम्प्लॉय यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन विच case the services of applicant as an employer to the employer are neither treated as supply of goods nor as supply of services in terms of Schedule 3 of the CGST Act. जो भी अगर एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के टर्म में जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है वो शेड्यूल 3 के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट द एप्लीकेंट इज ए नॉमिनेटेड डायरेक्टर दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द साइड कंपनी। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉय ना हो, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस कंपनी में लगा हुआ हो। In this case, the remuneration paid by the company is exigible to the GST in the hands of the company under RCM under Section 9(3) of CGST Act in hands of the company under entry number 6 of the notification number 13/2017 central tax rate dated 28 June 2017। यानी कि यहाँ पे सेकंड केस में बताया गया है कि पहले केस में कि अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो कोई भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर सेकंड केस में वो जो डायरेक्टर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस केस में जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर होगी और कंपनी एज ए रिसीवर ऑफ सर्विसेज यहाँ पे आरसीएम के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इन द इंस्टेंट केस द एप्लीकेंट हैज़ नॉट फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज कॉपी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द साइड प्राइवेट कंपनी, copy of appointment order, details of ESI, PF deductions, etc., so as to decide whether the applicant is in receipt of salary as an employee or as an independent director. Thus, in the absence of any documentary evidence, it is not possible to decide whether the amount received by the applicant is towards his services as an executive or non-executive director. यहाँ पे जो एडवांस रूलिंग के द्वारा कोई भी एविडेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किए गए थे कि एडवांस रूलिंग ये डिसाइड कर सके कि ये डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे जो बेसिक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे एडवांस रूलिंग के द्वारा दे दिया गया है कि अगर आपका डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी और जितना भी अमाउंट रिसीव होगा उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो जितना भी अमाउंट रिसीव करोगे आप वो जीएसटी के अंदर आएगा, लेकिन उसकी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो कंपनी डिस्चार्ज करेगी। लेकिन जो भी जितनी भी आपकी टर्नओवर है वो जो चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज है उसको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया गया है। In view of the above, remuneration received by the applicant as executive director is not includable in the aggregate turnover as it is the value of the services supplied by the applicant being an employee. Further it is if the applicant receive the remuneration as a non-executive director, such remuneration is liable to tax under RCM under Section 9(3) of CGST Act 2017 in the hands of a company under entry number 6 of notification number 13/2017 central tax rate dated 28 June 2017. Thus, the value of said services by the applicant being a non-executive director are includable in the aggregate turnover as it is the value of taxable services supplied by the applicant, so the tax is discharged by the public, though the tax is discharged by the प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर आरसीएम। यानी कि जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है जो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है
वो जो सर्विस जो टैक्स पेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी, लेकिन उससे टैक्स जो है उसके रेसिपेंट से रिसीव किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो एग्रीगेट टर्नओवर है, जो भी सप्लायर सर्विसेज दे रहा है, जो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।